हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलएलपी के अंदर पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होता है और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एलएलपी में कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, अगर आपको रिलेशन ऑफ पार्टनर बताना है एलएलपी में, सबसे पहले आपको बताना होगा कि पार्टनर होता कौन है। एक एलएलपी में पार्टनर दो तरीके से हो सकता है। पहले या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें उसका नाम हो। दूसरा, अगर मान लो बाद में एलएलपी ज्वाइन करता है, एलएलपी बन चुके उसके बाद अगर ज्वाइन करता है तो एलएलपी एग्रीमेंट में जिसका नाम होगा उसको आप पार्टनर बोलोगे। ओके, सो आप वो क्या बोल सकते हो, पार्टनर वो पर्सन है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और एलएलपी में प्रॉफिट में शेयरिंग करता है। अब एक चीज और एक्ट में बताई गई है, वो ये है कि पार्टनर कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। देखो बच्चों, सबसे पहले आप बोल सकते हो कि पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं। देखो, कोई भी इंडिविजुअल है वो पार्टनर बन सकता है, बशर्ते लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो, हम बाद में भी पढ़ेंगे अभी। दूसरा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई और कंपनी भी पार्टनर बन सकती है एलएलपी में, या कोई और एलएलपी भी किसी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। इसके अलावा सब्जेक्ट टू लॉ होता है, आपके फॉरेन नेशनल जी भी पार्टनर बन सकते हैं। कौन नहीं बन सकता पार्टनर, जो कि बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर नहीं हो सकते, वो पार्टनर नहीं बन सकते। जैसे कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, अगर आपकी आयु 18 से कम है आप पार्टनर नहीं बन सकते हो। दूसरा, कोई पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है, वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं, वो पार्टनर बन सकता। कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, वो पर्सन भी पार्टनर नहीं बन सकता है। चलिए बच्चे, बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर की। एलएलपी की अगर मैं बात करूं, दो तरीके के पार्टनर होते हैं यहाँ पे। एक होता है ऑर्डिनरी पार्टनर, दूसरा होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऑर्डिनरी पार्टनर कौन होता है, ये आप एलएलपी का एक रेगुलर मेंबर की तरह बोल सकते हो इसको। भाई वो जितनी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, बिजनेस चलाएगा। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, कोई लॉस है उसको शेयर करेगा। ओके, मतलब प्रॉफिट कमाना है उसका काम, बिजनेस चलाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन किसी भी कंप्लायंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो उसकी मेन ड्यूटी नहीं है, उसकी मेन ड्यूटी है बिजनेस अपना चलाना। दूसरा, हमारी बात आती है यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर की। ओके बच्चों, ये ना इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हो ज्यादा होती है। जितने भी रेगुलेटरी वर्क होते हैं, लीगल वर्क होते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब क्या, इसमें कौन सा काम आता है, बच्चे कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, लॉ ने कुछ बोल रखा है भाई इस टाइम आपकी रिटर्न भरी जानी है, उस टाइम रिटर्न भरेंगे। जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंस होंगे वो सारे के सारे डीपी करेंगे। ओके, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर। दूसरा, इनके पास जरूरी जरूरी डीपीआईएन होता है और डीआईएन, इसके इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। देखो बच्चों, डीपीआईएन होता है हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। या तो ये हो अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको बनना है, या फिर जैसे हम कंपनी के केस में पढ़ते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अगर है तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो। तीसरी चीज बच्चे, अगर एलएलपी रूल्स फॉलो नहीं करेगी, लीगल रूल्स फॉलो नहीं करेगी, तो ये लोग जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे ये यहाँ पे लायबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इनका काम है, ये एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर की तरह काम करते हैं, जो ये इंश्योर करती है कि एलएलपी सारे लॉज फॉलो करे, सारा हैंडल करना इनका काम है। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया है कि पार्टनर कौन होते हैं, ये भी पढ़ लिया है कि कौन नहीं हो सकते, ये भी पढ़ लिया है कि कितनी तरह के होते हैं हमारे ऑर्डिनरी और डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब बात आती है हमारे टॉपिक की, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी क्या होगा। देखिए, रिलेशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में क्या रिलेशन है और पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशन है, उसको हम बोलेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। ओके, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स क्या रहेगा, क्या उनकी राइट्स और ड्यूटीज रहेंगी। बच्चों, ये जो भी एलएलपी है उसके एलएलपी एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है, वही आपको फॉलो करना होता है। बट अगर सपोज कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, उस केस में क्या होगा, हमारा जो एलएलपी एक्ट है उसमें हमारे साफ साफ दिया हुआ है राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जो डिफॉल्ट प्रोविजंस है एलएलपी एक्ट के, आप उसको फॉलो करोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स आपको बताना है, तो आप दो हेड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने दो तरीके से आप बोल सकते हो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। एक, जो पार्टनर्स का रिलेशन होगा एलएलपी के साथ में। ओके, क्योंकि एलएलपी का खुद की एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे उसको सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हमने बताया है यहाँ पे। तो पार्टनर का एलएलपी के साथ रिलेशन, दूसरा पार्टनर का आपस में रिलेशन। तो दो हेड में अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके।
चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद एलएलपी। देखिए अगर मैं पार्टनर की एलएलपी में बात करूं, पार्टनर काम करेगा एलएलपी के एजेंट के रूप में। ओके, सो बट हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हम जब ट्रेडिशनल पार्टनरशिप पढ़ते थे वहां पे जो पार्टनर्स हैं वो दूसरों जितने बाकी पार्टनर्स हैं उनके एजेंट का भी काम करते थे, तो म्यूचुअल एजेंसी हमारा कॉन्सेप्ट होता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पार्टनर और एलएलपी के बीच में है, पार्टनर्स का आपस में म्यूचुअल एजेंसी का यहाँ पे रिलेशन नहीं बनता। तो आप बोलोगे एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। ओके, मतलब एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, मान लो अगर पार्टनर ए एलएलपी के बिहाफ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसके लिए एलएलपी बाउंड है, बाकी पार्टनर बाउंड नहीं होंगे। दूसरी बात, एलएलपी भी बाउंड होगी बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टनर। देखिए अगर पार्टनर कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए एलएलपी बाउंड होगी, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि पार्टनर को वो काम करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर पार्टनर को काम करने की अथॉरिटी नहीं होगी तो एलएलपी बाउंड नहीं होगी। दूसरा, जो काम किया गया है इट इज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए वो काम किया गया है। बच्चों ये भी होता है अगर मान लो कोई रॉन्गफुल एक्ट भी है, मान लो कोई डेट थी रिटर्न फाइल करने की या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने की, वो डेडलाइन निकल गई, अब क्या है ये नेग्लिजेंस एक तरीके से पार्टनर की तरफ से या कुछ भी, मतलब है बिजनेस के दौरान ही उसने किया है पर उसको करना चाहिए था, लेकिन इसके लिए भी एलएलपी बाउंड होगी। पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए एलएलपी बाउंड होती है। ये अलग बात है बाद में वो पार्टनर से रिकवर करे, वो बाद में देख लेगी। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे नहीं आती, वो है फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, ओके देखो एलएलपी एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल से मेरा मतलब है यहाँ पे सेपरेट उसकी एंटिटी है। ओके, अगर कोई भी फ्रॉड किया जाता है, देखो एग्रीमेंट में रह के अथॉरिटी में रह के काम करोगे तो एलएलपी लायबल हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर पार्टनर कोई फ्रॉड अटेम्प्ट कर रहा है एलएलपी का सहारा लेके, उसके लिए कभी भी एलएलपी बाउंड नहीं होती, उसके लिए वो जो भी कंसर्न पार्टनर है वो आपका यहाँ पे बाउंड होता है। ओके, तीसरी चीज हमारी यहाँ पे आती है एलएलपी नॉट बाउंड इन सर्टेन केसेस। देखो कब बाउंड नहीं होगी यहाँ पे, देखो अगर कोई भी पार्टनर विदाउट अथॉरिटी काम कर, उसको काम करने की अथॉरिटी नहीं है और जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इस चीज के लिए, तो थर्ड पार्टी को पता है, थर्ड पार्टी को पता है भाई इस पार्टनर को इस चीज की अथॉरिटी नहीं है और फिर भी तुम उसके साथ काम कर रहे हो, तो एलएलपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ओके, ये हमें याद रखना है। चलिए बात करते हैं कि पार्टनर्स का आपस में कैसे रिलेशन रहेगा। देखिए हमने बात की थी जो भी पार्टनर्स का आपस में रिलेशन रहेगा उनकी क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेगी, ये डिसाइड करता है उनका एलएलपी एग्रीमेंट। अगर कोई भी एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो जो हमारे एक्ट के डिफॉल्ट प्रोविजंस है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं क्या क्या चीजें इसमें आती है। सबसे पहले हमने पीछे वाली स्लाइड पे हमने बात की थी कि जो पार्टनर है वो एलएलपी का एजेंट होता है, लेकिन जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता, मतलब तुम अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई पार्टनर दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए हर पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कहाँ तक, जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अग्री किया है वहां तक वो लाइबल हैं। अगर बोल दे भाई मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करूंगा 4 लाख, 4 लाख तक लाइबल हो, उससे ज्यादा लाइबल तुम नहीं हो। ओके, तीसरी चीज यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज की हम बात करते हैं। देखिए अभी बताया था राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी है वो एलएलपी एग्रीमेंट डिसाइड करेगा। ओके, आपस में उनका क्या भी राइट रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा जो भी उसके प्रोविजंस है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो डिसाइड करेगा एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है जो भी रेशियो है वो उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट कहता है कि भाई प्रॉफिट इक्वली शेयर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज गुड फेथ एंड ट्रस्ट। यहाँ पे देखो बात ऐसी आती है कि पार्टनर जो भी काम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि उसके लिए एलएलपी को बेनिफिट हो, गुड फेथ में उसके लिए काम करेंगे। ओके, फ्रॉड के इंटेंशन से कोई भी काम नहीं होगा। सो बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू द बिजनेस ओनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, देखो एलएलपी एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होगा कि डिसीजन आप कैसे लोगे। ओके, हमारे पास क्या क्या तरीके हैं भाई, आप या तो मेजोरिटी से लोगे या बोल दें कि नहीं नहीं हमें तो सबका कंसेंट चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन होगा। तो जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंडेमनिटी की। भाई इंडेमनिटी मतलब नुकसान की भरपाई कैसे,
देखो बात ऐसी है, यहाँ पे क्या है, एलएलपी कंपनसेट पार्टनर्स फॉर एक्ट डन ऑनेस्टली। अच्छा काम करोगे, देखो हमने बात की थी, अगर अथॉरिटी में रह के तुम काम कर रहे हो कुछ भी, उसके लिए एलएलपी यहाँ पे लाइबल है, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। अच्छा काम करोगे एलएलपी, और उसके लिए तुम्हें को नुकसान हो रहा है, एलएलपी पार्टनर्स को कंपनसेट कर देगी। बट यस, अगर तुम पार्टनर कोई गलती कर रहे हो, ठीक, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो, कोई नेग्लिजेंस कर रहे हो, उसके लिए अगर कुछ गलत करोगे तो तुम्हें एलएलपी को पे करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा रिलेशन इस तरीके से काम करता है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलएलपी में फाइनेंशियल डिस्क्लोजर क्या होता है। बच्चों फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का साफ साफ मतलब है कि आपको अपना फाइनेंस डिस्क्लोज करना है यहाँ पे। ओके, सो एलएलपी की लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो वो प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपने मेंटेन करे। ओके, जो भी उसके अकाउंट्स है, बुक्स है, स्टेटमेंट्स है, सब यहाँ पे मेंटेन करेगा। दूसरा, जो भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिस्क्लोज करेगा वो, एक तो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करेगा, साथ ही उसके जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब पार्टनर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इनको वो डिस्क्लोज करेगा। आप बोल सकते हो अपनी जो भी उसकी करेक्ट और ट्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एलएलपी की, वो उसको डिस्क्लोज करनी होती है। क्या होगा बच्चे इसमें, तो ट्रांसपेरेंसी उनकी मेंटेन रहेगी, वो उसको मेंटेन रखना है। कोई भी उनकी इनकम है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस, ये एलएलपी हाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हाइडिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एलएलपी कोई प्रॉफिट अर्न करती है या कोई भी लॉस सफर करती है, हर चीज की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, हर चीज की यहाँ पे डिस्क्लोजर होता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, क्यों किया जाता है ये। सबसे पहले तो देखो, अगर आपके जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो सब कुछ तुम डिस्क्लोज कर रहे हो, तो कोई हिडन ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी, सारी आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी सारी क्लियर है, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी चीज, आपका यहाँ पे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है, आपका जो प्रॉफिट है, लॉस है, जितने एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो सही सही है वो डिस्क्लोज होएगी। तीसरी चीज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स एंड क्रेडिटर्स। देखिए, अगर आप सही चीज दिखाओगे तो जो आपके पार्टनर्स हैं या फिर कोई क्रेडिटर्स है, उसको भी यहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्प होगा, और वो भी इंश्योर हो जाएंगे भाई उनका पैसा सेफ है, कहाँ लग रहा है वो उनको दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है लीगल कंप्लायंस की। देखिए, एलएलपी को फॉलो करने होते जितने भी लॉज है, रेगुलेशंस है, अकाउंट्स के या फिर रिपोर्टिंग के, वो सारा उनको फॉलो करना होता है, ताकि कोई भी लीगल ट्रबल ना हो, कोई उन पे पेनल्टी ना लगाए। तो इसके लिए भी उनको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर यहाँ करना होता है। इसके अलावा देखो, अगर सब कुछ डिस्क्लोज हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, तो यहाँ पे फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, चीटिंग कम होएगी, लोग फंड्स का मिसयूज नहीं करेंगे, क्योंकि पता है भाई यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं, तो सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं होंगी। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स एलएलपी को मेंटेन करना होता है। देखिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन करेंगे, जिसमें जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू होगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। क्या कैसे मेंटेन कर सकते हो बच्चे, चाहे तो आप कैश बेस पे मेंटेन करो, चाहे अक्रूवल बेस पे मेंटेन करो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है, आपका डिसीजन है एलएलपी का। लेकिन फॉलो करना है हम लोगों को डबल एंट्री सिस्टम ही, ये मैंडेटरी है। अगली चीज, रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड होगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या है वो इंक्लूड होंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, रिसीट एंड पेमेंट, ये आपका इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस। देखो, जो भी आपका रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, वो जो एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, वहां पे ये बुक्स मेंटेन होगी। और कोई भी ट्रांजेक्शन की बुक है, उनको एटलीस्ट 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करना जाना यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, तो एलएलपी के फॉर्म 8 की बात कर लेते हैं। वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। बच्चों, ये एक मैंडेटरी एनुअल फाइलिंग है सभी एलएलपीज के लिए जो भी इंडिया में सर्व कर रही हैं, कि चाहे उन्होंने बिजनेस ना स्टार्ट किया हो, तभी भी उनको ये वाली जो स्टेटमेंट है अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की, ये उनको फाइल करनी होगी, ताकि जो एलएलपी का सही फाइनेंशियल पोजीशन वो बता सके। क्या होगा इसमें, बताएंगे भाई कितने एसेट्स हैं फर्म के पास में, कितनी लाइबिलिटीज हैं, सॉल्वेंट है या नहीं है, अपना डेट्स पे करने में कैपेबल है या नहीं है, डिक्लेरेशन बेसिकली होती है। ओके, वही सारी चीजें की भी ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन करने के लिए, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता लग जाए कि एलएलपी की सही कंडीशन क्या है। अब समझ लो कि एक्चुअल में होता क्या है इसमें। देखो, ये बेसिकली ये फॉर्म 8 है, इसमें आपके
तीन यहाँ पे इसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसमें आपको डिक्लेरेशन करनी होती है। डिक्लेरेशन आपको मतलब यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर, देखो बच्चों जितने भी कंप्लायंस का काम है वो करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये लोग क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे कि एलएलपी सॉल्वेंट है, अपने जो भी डेट्स हैं उनको पे कर सकती है। दूसरा पार्ट बी में होगा इसका स्टेटमेंट, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तरीके से आप बोल सकते हो, उनके जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एसेट है, लायबिलिटी है, सब यहाँ पे बेसिकली मेंशन होगा। ओके, अब तीसरी चीज हमने बताया यहाँ पे आरओसी को यहाँ पे फाइल करना होता है, ये फॉर्म 8 में। कब फाइल करना होता है बच्चों, ये फाइल करना होता है आपको जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर, उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के बाद 30 दिन के अंदर, इसका मतलब देखो 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं हमारे सितंबर में, और इसके 30 दिन मतलब अक्टूबर। तो आपको ये 30 अक्टूबर तक, मतलब उससे पहले पहले ये आपकी जो स्टेटमेंट है आपको आरओसी को फाइल करनी होती है, कंपलसरी है। नहीं करोगे तो अगेन फाइल नहीं करोगे या लेट फाइलिंग करोगे तो उसके लिए पेनल्टी लगती है। जनरली 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी यहाँ पे लग जाती है। नेक्स्ट डिस्क्लोजर की बात करते हैं, दैट इज एनुअल रिटर्न। देखो बच्चों जितने भी एलएलपी है रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर और बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कितना भी चाहे टर्नओवर हो रहा है, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है, उनको एक मैंडेटरी एनुअल रिटर्न की भी फाइलिंग करनी होती है। जैसे पीछे हमने किया था, जो स्टेटमेंट है अकाउंटेंट सॉल्वेंसी की, वो फॉर्म 8 में होती है। ये फाइल होता है फॉर्म 11। कहाँ फाइल होता है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप ई फाइल ये कर सकते हो। ओके, इसमें क्या होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल होगी, अगर कोई चेंज हुआ है पार्टनरशिप में या पार्टनर्स में, वो आपका यहाँ पे शो होगा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी डिटेल होगी, ये यहाँ पे सारी चीजें होगी। कब फाइल होता है ये, देखो ये फाइल होता है जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसके विद इन 60 डेज में। अब यहाँ पे विद इन 60 डेज जनरली क्या हो गया, ये हमारा 31 मार्च को ओवर हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा ये फाइल हो जाएगा 30 मई के आसपास, 30 मई तक हमारा ये फाइल हो जाएगा। ओके, वहां पे हमें क्या याद रखना था, फॉर्म 8 था जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंट सॉल्वेंसी, वो फाइल हो रहा था 30 अक्टूबर तक ड्यू हो जाता है। जो हमारा एनुअल रिटर्न है ये हमारा 30 मई तक ड्यू होता है। अगेन अगर भाई टाइम से फाइल नहीं करोगे, नॉन फाइल करोगे तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। अगेन 100 रुपीज पर डे होता है। भाई और ज्यादा डिले करोगे तो भाई ये और भी ज्यादा कई गुना यहाँ पे पेनल्टी इधर बढ़ सकती है। ओके, चलिए हमने फाइलिंग की तो बात कर ली है, बात करते हैं ऑडिट की, कि क्या कंपनी की तरह एलएलपी में भी ऑडिट कंपलसरी होता है। नहीं बच्चों, ऑडिट यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता। इंडिया में क्या है, मैंडेटरी तभी होगा ऑडिट जब आपकी जो एलएलपी है इसका टर्नओवर अगर है 40 लाख से ज्यादा, या फिर जो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है वो है 25 लाख से ज्यादा, तो ही ऑडिट कंपलसरी है। देखो वॉलंटरी आप कराना चाहे तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा है, टर्नओवर 40 से ज्यादा, कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा, तो ऑडिट आपका कंपलसरी हो जाता है। ऑडिट ऑफ कोर्स एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही होना चाहिए। वॉलंटरी ऑडिट आप बेशक करवा सकते हो। देखेंगे क्या ये लोग, ये देखेंगे कि भाई जो हमने पीछे फाइलिंग की बात करी थी कि हाँ फॉर्म 8 फाइल हो रहा है नहीं हो रहा है, कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 6 महीने के बाद 30 दिन के अंदर, मतलब अक्टूबर 30 तक आपका फॉर्म 8 फाइल हो जाना चाहिए और 30 मई तक फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। ये सारी चीज वो चेक करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर इस लिमिट से कम है तो हमारा ऑडिट मैंडेटरी यहाँ पे नहीं होता है। अगर तुम ऑडिट रेगुलेशन नहीं कराते हो तो ऑफ कोर्स पेनल्टी लगेगी। जनरली पेनल्टी 25,000 से 5 लाख तक की हो सकती है। नेक्स्ट इज फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। देखो बच्चों से अभी मैं पीछे आपको बता रही थी कि जितनी भी हमारी फाइलिंग से कहाँ करोगे आप, एमसीए के पोर्टल पे ई फाइलिंग होती है आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ये मेक श्योर करते हैं कि जितने भी आपका फाइनेंशियल डाटा है पब्लिक एक्सेस हो। देखो हर कोई देख सकता है आपका जो फाइनेंशियल डाटा है, यहाँ पे डिस्क्लोजर का यही मतलब है। दूसरा, गवर्नमेंट यहाँ पे इसको इजिली मॉनिटर कर सकती है अगर डिस्क्लोज हो रहा है। अगर आप नहीं कंप्लाई करते हो, जो भी लीगल कंप्लायंस है उसको
को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा भाई, पेनल्टी लगेगी। जैसे मैं बता रही थी, अगर नॉन फाइलिंग होता है, डिले होता है तो पेनल्टी लगती है और एडिशनल फीस भी लग सकती है। पहले कम लग रही हो फाइलिंग के, लेकिन लेट फाइलिंग करोगे तो ज्यादा फीस लग जाएगी। एंड कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, लीगल कंप्लायंस की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने नहीं करी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे कौन हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइमली सारे कंप्लायंस वो लोग कर दें। Alright students, today we discussed about the relation of partners in LLP and financial disclosure in LLP. If you have any doubt regarding today's topic, then let me know in the comment section. Thank you for watching and don't forget to subscribe for more such videos.